नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई भी कानून आखिर बनता कैसे है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आज हम संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी एसपीटी एक्ट 1949 की बिल्कुल जड़ों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे बस शुरू के कुछ पन्ने ही पूरे कानून की दिशा तय कर देते हैं। तो चलिए इस कानूनी इमारत की नींव को परत दर परत समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है। किसी भी कानून का सबसे ताकतवर हिस्सा कौन सा होता है? क्या कोई बहुत ही मुश्किल नियम या फिर कोई बड़ी सजा? नहीं, अक्सर असली ताकत तो उसकी शुरुआत में ही छिपी होती है। जी हाँ, उन्हीं पन्नों में जिन्हें हम अक्सर जल्दी जल्दी पलट देते हैं। ये शुरुआती पन्ने असल में उस कानून का ब्लूप्रिंट होते हैं। सोचिए, जैसे कोई आर्किटेक्ट बिना नक्शे के 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता, ठीक वैसे ही कानून के ये शुरुआती पन्ने उसकी हर दीवार, हर कमरे का मकसद पहले से ही तय कर देते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि उस पूरी कानूनी इमारत की नींव है। तो आज हम इस ब्लूप्रिंट के 4 मुख्य हिस्सों को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीमाएं कैसे तय की गईं, फिर पुरानी रुकावटों को कैसे हटाया गया, इसके बाद जो जरूरी शब्द हैं उनका मतलब समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये नींव कितनी मजबूत है जिस पर पूरा कानून खड़ा है। तो चलिए अब सीधे एसपीटी अधिनियम 1949 के उस ब्लूप्रिंट पर चलते हैं। इसका जो पहला अध्याय है वही वो गाइड है जो इस कानून को, इसकी पहचान, इसका दायरा और इसकी ताकत देता है। अब देखिए, किसी भी ब्लूप्रिंट का पहला कदम क्या होता है? सीमाएं तय करना, बाउंड्री बनाना। धारा 1 और 2 बिल्कुल यही काम करती हैं। ये हमें साफ साफ बताती हैं कि इस कानून का नाम क्या है, ये कहाँ तक लागू होगा और कब से लागू होगा। यहाँ पे देखिए कितनी सफाई से काम किया गया है। धारा 1 3 सवालों का एकदम सीधा जवाब देती है। कानून का नाम संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। इसका दायरा पूरा का पूरा संथाल परगना डिवीजन, और ये लागू कब से होगा? उस तारीख से जिसे राज्य सरकार तय करेगी। फिर धारा 2 इस सीमा को और भी पक्का कर देती है। तो मतलब ये हुआ कि इन पहली 2 धाराओं ने एक तरह से जमीन पर एक लकीर खींच दी है। ये एक बाड़ की तरह है जो बताती है कि कानून का राज कहाँ चलेगा और कहाँ नहीं। बिना ऐसी क्लैरिटी के कोई भी कानून असरदार हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो सीमाएं तो तय हो गईं। अब अगला कदम जमीन साफ करना। भाई, नई इमारत बनाने से पहले पुरानी टूटी फूटी इमारत को गिराना तो पड़ता है ना? कानून में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और यहीं पर आती है धारा 3, जिसका काम है पुराने गैर जरूरी कानूनों को रास्ते से हटाना। तो ये निरसन या अंग्रेजी में रिपील आखिर है क्या चीज? बहुत आसान भाषा में इसका मतलब है किसी पुराने कानून को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से खत्म कर देना। ये कहने जैसा है कि ठीक है, पुरानी बातें अब खत्म हुई, आज से नए नियम चलेंगे। ये कदम बहुत ज्यादा जरूरी है। धारा 3 ये पक्का करती है कि पुराने और नए नियमों के बीच कोई कंफ्यूजन न हो, कोई टकराव न हो। ये कानूनी रास्ते को बिल्कुल साफ कर देती है ताकि नया कानून बिना किसी रुकावट के लागू हो सके। सीधा हिसाब है, एक मकसद, एक कानून। ठीक है, जमीन साफ हो गई, सीमाएं भी तय हो गईं। अब चाहिए हमें कंस्ट्रक्शन का सामान। कानून की दुनिया में ये सामान होता है परिभाषाएं, यानी डेफिनेशंस। धारा 4 हमें वो सारी जरूरी परिभाषाएं देती हैं जो इस अधिनियम के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बिल्डिंग को समझने के लिए पहले उसकी ईंट और गारे को समझना पड़ता है। अगर हमें इस कानून में इस्तेमाल हुए खास शब्दों का मतलब ही नहीं पता होगा तो हम इसके नियमों को कभी भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए कुछ बहुत जरूरी शब्दों से जान पहचान कर लेते हैं। भूस्वामी मतलब जमीन का मालिक। रैयत यानी वो किसान जिसे उस जमीन पर खेती करने का हक मिला है। ग्राम प्रधान जो गांव का प्रशासनिक मुखिया है। और मूल रैयत ये एक खास तरह का रैयत है जिसके अधिकार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं और ट्रांसफर भी हो सकते हैं। ये सब इस कानूनी कहानी के मुख्य किरदार हैं, इसलिए इन्हें समझना तो बनता है। और इसी के साथ हमारे ब्लूप्रिंट का पहला और सबसे जरूरी चरण पूरा हो जाता है। अब नींव जो है वो मजबूती से रखी जा चुकी है। तो एक बार फटाफट से दोहराते हैं। पहला कदम, धारा 1 और 2 से सीमाएं तय की गईं। दूसरा कदम, धारा 3 से पुराना कानूनी मलबा हटाया गया। और तीसरा कदम, धारा 4 से निर्माण की सामग्री यानी परिभाषाएं तय कर ली गई। एक एक करके सारे काम हो गए। तो ये जो शुरुआती धाराएं हैं ना, ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि इस पूरे कानून की वो चट्टान जैसी नींव है। अगर ये नींव ही मजबूत ना हो तो इसके ऊपर बनने वाली कोई भी कानूनी इमारत ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। और अब एक सवाल सबके लिए। अगर किसी कानून की नींव इतनी सोची समझी,
इतनी साफ और इतनी मजबूत है, तो जरा सोचिए कि उस पर खड़ी पूरी इमारत कितनी शक्तिशाली और प्रभावशाली होगी। ये बात यकीनन जानने और समझने लायक है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 काफी पुराना कानून है ना, लेकिन इसका जो चैप्टर 2 है वो आज भी बहुत मायने रखता है। इसमें 2 किरदारों की कहानी है, ग्राम प्रधान और मूल रैयत। तो चलिए आज इसी कानून की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इनकी भूमिका और इनके अधिकार आखिर हैं क्या। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये ग्राम प्रधान और मूल रैयत होते कौन हैं, और सबसे जरूरी बात, इस एसपीटी एक्ट के तहत उन्हें क्या अधिकार मिले हुए हैं। हमारी आज की पूरी बातचीत बस इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। अच्छा, इस कानून को अगर समझना है ना, तो इसकी शुरुआत होती है ग्राम प्रधान की भूमिका से। और उनकी भूमिका कहां से शुरू होती है? उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया से। तो चलिए सबसे पहले इसी प्रोसेस को जरा बारीकी से देखते हैं। तो ग्राम प्रधान आखिर है कौन ये? देखिए, इस एक्ट के हिसाब से वो गांव के पारंपरिक मुखिया हैं, मतलब वो लीडर जिनके ऊपर भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर या डीसी। सारा मैनेजमेंट उन्हीं के हाथ में होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये बहुत ही सिस्टमैटिक है। देखिए, सबसे पहले सेक्शन 5, इसके तहत डीसी नियुक्ति चढ़ते हैं। फिर आता है सेक्शन 7, जिसके मुताबिक जो प्रधान नियुक्त हुए हैं उन्हें एक पट्टा यानी लीज एक्सेप्ट करनी होती है और सिक्योरिटी भी देनी होती है। इतना ही नहीं, सेक्शन 8 में तो उत्तराधिकार के नियम भी बिल्कुल साफ साफ बताए गए हैं। और अगर प्रधान की मृत्यु हो जाए तो सेक्शन 6 कहता है कि इसकी सूचना भी डीसी को देनी ही होगी। मतलब अपॉइंटमेंट से लेकर सक्सेशन तक हर एक कदम कानून से बंधा हुआ है, कुछ भी हवा में नहीं है। ठीक है, तो भूमिका तो तय हो गई, लेकिन कानून का काम सिर्फ भूमिका तय करना तो है नहीं। वो ये भी पक्का करता है कि पावर का गलत इस्तेमाल ना हो, और सबसे जरूरी चीज जमीन, वो सुरक्षित रहे। तो चलिए देखते हैं कि कानून ये कैसे करता है। तो इस कानून की आत्मा क्या है? इसका सबसे बड़ा सिद्धांत, इसका कोर प्रिंसिपल है भूमि को समुदाय से बाहर जाने से रोकना। इसे कहते हैं लैंड एलियनेशन को रोकना। देखिए, इस इलाके में ऐतिहासिक रूप से बाहरी लोगों ने बहुत शोषण किया है। तो ये जो एक सोच है, ये आगे आने वाले हर नियम की नींव है, उसका आधार है। और ये स्लाइड इस सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से समझाती है। जरा देखिए, एक तरफ है सेक्शन 9 जो कहता है कि ग्राम प्रधान का पद और उससे जुड़ी जमीन किसी भी हाल में किसी भी तरीके से ट्रांसफर नहीं की जा सकती। और फिर बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ है सेक्शन 10। ये मूल रैयत की जोत, मतलब उनकी जो जमीन है, उस पर भी ठीक यही रोक लगाता है। ये एक तरह का डबल लॉक प्रोटेक्शन है, लीडरशिप के लिए भी और जमीन के असल मालिकों के लिए भी। और जरा इस कानून की भाषा पर गौर कीजिए, कितना क्लियर है। सेक्शन 9 बिल्कुल सीधे सीधे कहता है ग्राम प्रधान का कोई भी अधिकार हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। बात खत्म। इसमें कोई अगर मगर नहीं है, कोई लूप होल नहीं छोड़ा गया है। ये दिखाता है कि ये प्रतिबंध कितना पक्का और अटल है। अब ऐसा नहीं है कि ये कानून सिर्फ रोक ही लगाता है, नहीं, ये मूल रैयतों को सुरक्षा भी देता है और एक फाइनेंशियल सिस्टम भी बनाता है। चलिए अब इसको समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो ये मूल रैयत कौन है? सबसे पहले तो ये समझिए कि रैयत का मतलब होता है वो किसान या काश्तकार जिसके पास जमीन पर खेती करने का अधिकार है। और मूल रैयत मतलब वो रैयत जिनका नाम रिकॉर्ड्स में गांव के असली संस्थापक या उनके वंशज के तौर पर दर्ज है, मतलब जो पीढ़ियों से वहां है। और इस एक्ट के तहत उनका सबसे बड़ा, सबसे पहला अधिकार क्या है? अपनी जोत यानी अपनी जमीन की सुरक्षा, कि वो जमीन उनसे कोई छीन ना सके। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सेक्शन 11 ये एक ग्राम प्रधान पुरस्कार कोष यानी एक रिवॉर्ड फंड बनाने की बात करता है, जिसे सरकार कंट्रोल करेगी। अब इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये कानून सिर्फ जमीन के बारे में नहीं है, बल्कि ये गांव के एडमिनिस्ट्रेशन में एक फाइनेंशियल ईमानदारी और एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाने की भी कोशिश करता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये 1949 का कानून आज भी इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इसके महत्व को, इसकी सिग्निफिकेंस को शॉर्ट में समझते हैं। तो इस पूरे चैप्टर का असली निचोड़ क्या है? देखिए, ये एक स्टेबल और कानूनी रूप से बंधा हुआ नेतृत्व पक्का करता है। और सबसे बड़ी बात, ये कम्युनिटी की जमीन को बिकने या किसी और के हाथ में जाने से बचाता है। इससे होता क्या है? इससे न सिर्फ मूल रैयत परिवारों के अधिकार सुरक्षित होते हैं, बल्कि लोकल लेवल पर गवर्नेंस का एक जवाबदेह सिस्टम भी बनता है।
और आखिर में ये सब मिलकर संथाल परगना की जो अपनी एक यूनिक लैंड टेन्योर सिस्टम है उसी को बचाता है। और अब आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। जरा सोचिए, 1949 में बने ये कानून आज 21वीं सदी में भी इतने रेलेवेंट क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये उस समय के लोगों की दूरदर्शिता को दिखाता है और उस क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने की उनकी गहरी समझ को भी दिखाता है। झारखंड की बात करें तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी एसपीटी एक्ट 1949 एक बहुत ही जरूरी कानून है। पर यह एक रैयत के लिए असल में क्या मायने रखता है? तो चलिए आज इसी एक्ट के चैप्टर 3 को जरा आसान भाषा में समझते हैं और एक रैयत के अधिकारों की परतें खोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि रैयत कौन होता है, फिर देखेंगे कि जमीन पर उनके बुनियादी अधिकार क्या हैं। इसके बाद विकास और इस्तेमाल से जुड़े अधिकारों को समझेंगे और फिर बात करेंगे उस सबसे जरूरी धारा की जो एक सुरक्षा कवच की तरह है। और आखिर में जमीन ट्रांसफर के कुछ खास नियमों पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, इस पूरे कानून के केंद्र में जो किरदार है यानी रैयत, वो आखिर है कौन? चलिए इसे समझते हैं। कानून की भाषा में देखें तो परिभाषा बहुत सीधी है। रैयत वो इंसान है जिसके पास जमीन पर खेती करने का अधिकार है। ध्यान दीजिए, यहां सिर्फ खेती करने की बात नहीं हो रही, बल्कि खेती करने का अधिकार होने की बात हो रही है। यही चीज रैयत को जमीन से जोड़ती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये कानून रैयतों को 3 अलग-अलग श्रेणियों में बांटता है: निवासी रैयत, गैर निवासी रैयत और नए रैयत। हर किसी का अपना एक अलग संदर्भ है और नियम भी थोड़े अलग हो सकते हैं। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि रैयत कौन है, पर सवाल ये है कि उनके अधिकार क्या हैं? मतलब अपनी जमीन के साथ वो क्या क्या कर सकते हैं? चलिए उनके सबसे बुनियादी अधिकारों को देखते हैं। ये 2 धाराएं समझिए कि एक रैयत की सुरक्षा की बुनियाद हैं। पहली, उन्हें अपनी जमीन को इस्तेमाल करने की आज़ादी देती है, बस शर्त यह है कि जमीन का मिजाज ना बदले। और दूसरी, उन्हें बेदखली से बचाती है। बिना डिप्टी कमिश्नर के आदेश के किसी रैयत को उसकी जमीन से नहीं हटाया जा सकता। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक्ट सिर्फ बेसिक इस्तेमाल की बात नहीं करता, बल्कि रैयतों को अपनी जमीन को और बेहतर बनाने की ताकत भी देता है। अब वो कैसे, चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये कानून कितनी प्रैक्टिकल चीजों की बात करता है। अपना घर बनाने का हक, खेती के लिए पानी का इंतजाम करने का हक, जैसे कि तालाब बनाना या मछली पालना, ये सब आत्मनिर्भर बनाने वाली बातें हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जमीन पर जो पेड़ पौधे हैं, पत्थर हैं, उनका क्या? कानून कहता है कि रैयत इन प्राकृतिक चीजों का भी अपने घरेलू या खेती की जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे जरूरी हिस्से पर, एक ऐसी धारा जो इस पूरे कानून की नींव है, इसका सुरक्षा कवच। इतने सारे अधिकार मिलने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि क्या एक रैयत अपनी जमीन बेच सकता है, किसी को गिफ्ट कर सकता है या फिर गिरवी रख सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। साफ और सीधे शब्दों में बिक्री, गिफ्ट, गिरवी सब कुछ पूरी तरह से मना है। इस पर कोई अगर मगर नहीं है। ये जो सेक्शन 20 है ना, ये एक तरह की कानूनी ढाल है और इसका मकसद सिर्फ एक, कि जमीन समुदाय से बाहर ना जाए, जमीन वहीं रहे जहां वो है। यही इस एक्ट का सबसे बड़ा मकसद है। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या इसका कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन? तो हाँ, कानून में कुछ बहुत ही खास और कंट्रोल्ड सिचुएशंस के लिए जगह बनाई गई है। यहां एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। एक तरफ है सेक्शन 20 जो सबके लिए है, ट्रांसफर पर पूरा बैन, लेकिन दूसरी तरफ है सेक्शन 21 जो सिर्फ गैर आदिवासी रैयतों को एक बहुत ही सीमित अधिकार देता है, वो भी सिर्फ उसी पुलिस स्टेशन एरिया में रहने वाले दूसरे गैर आदिवासी रैयत को। अच्छा, बेचने खरीदने की बात तो हो गई, पर क्या हो अगर कोई रैयत किसी दूसरे रैयत के साथ अपनी जमीन की अदला बदली करना चाहे, मतलब एक्सचेंज, क्या वो मुमकिन है? हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन इसका भी एक पक्का कानूनी तरीका है। ऐसा नहीं हो सकता कि बस आपस में तय कर लिया। दोनों रैयतों की सहमति चाहिए, फिर डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन देनी होगी, और जब तक वो लिखित में परमिशन नहीं देते तब तक एक्सचेंज कानूनी नहीं माना जाएगा। और आखिर में कुछ और जरूरी बातें हैं जिन्हें जानना चाहिए, जैसे कि जमीन को कुछ समय के लिए ट्रस्ट में रखने का भी प्रावधान है। कोई भी कानूनी ट्रांसफर होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और जमींदार को दी जाने वाली फीस के भी नियम है।
मतलब हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा गया है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या है वो एक बड़ी बात जो हमें समझनी है? देखिए, एसपीटी एक्ट ने एक बहुत ही कमाल का बैलेंस बनाया है। एक तरफ ये रैयतों को अपनी जमीन इस्तेमाल करने, उसे बेहतर बनाने के पूरे अधिकार देता है, लेकिन दूसरी तरफ सेक्शन 20 जैसी एक मजबूत ढाल खड़ी कर देता है ताकि वो जमीन उनसे कोई छीन ना सके। ये सशक्तिकरण और सुरक्षा का एक मिला-जुला मॉडल है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज की इस बदलती हुई इकोनॉमी में, इस तेज दौड़ती दुनिया में, सशक्तिकरण और सुरक्षा के बीच ये जो सदियों पुराना संतुलन है, ये कितना प्रासंगिक है, इस पर सोचना वाकई जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर भूमि कानून की जड़ में होता है। जमीन पर असली हक है किसका? उसका जिसके पास कागजात हैं, या उसका जो उस पर अपना पसीना बहाता है, या पर उस पूरे समुदाय का जो सदियों से उस जमीन पर निर्भर रहा है? देखिए, एसपीटी एक्ट जो है ना, वो इन सवालों के कुछ बहुत ही दिलचस्प जवाब देता है। तो चलिए, आज के इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये एक्ट बंजर जमीन को कैसे काम में लाता है, लगान के नियमों से काश्तकारों को कैसे बचाता है और जमींदारों पर क्या सीमाएं लगाता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात कि आखिर आज के जमाने में भी ये कानून इतना अहम क्यों है। तो शुरुआत करते हैं इस कानून के बिल्कुल बेसिक मकसद से। इसका मकसद एक ऐसा सिस्टम बनाना था जहां जमीन से जुड़े अधिकार मैनेज किए जा सकें। एक ऐसा बैलेंस बनाया जा सके जहां एक इंसान की जरूरत और पूरे समाज के भले दोनों का ध्यान रखा जाए। अच्छा, अब आते हैं इस एक्ट के एक बहुत ही अहम हिस्से पर। वो है बंजर जमीन और समुदाय का रिश्ता। मतलब जो जमीन बेकार पड़ी है उसका क्या हो, उसे खेती के लायक कैसे बनाया जाए। इस चीज के लिए, मतलब बंजर जमीन को किसी को देने के लिए, एक्ट एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस बताता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर ले। नहीं, ये एक रेगुलेटेड तरीका है जिसमें सरकारी अधिकारियों की मंजूरी भी जरूरी होती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये कई स्टेप्स में होती है। सबसे पहले गांव का प्रधान या जो भी भूस्वामी है वो पट्टा देगा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर से मंजूरी लेनी पड़ती है, और जब वो मंजूरी मिल जाए तब जाकर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब हर लेवल पर चेक और बैलेंस है ताकि सब कुछ सही और कानून के दायरे में हो। और इसमें एक बहुत ही सीधी सी बात है जो धारा 33 में भी लिखी है, यूज इट और लूज इट। मतलब अगर किसी को जमीन दी गई है और वो 5 साल तक उस पर खेती नहीं करता तो वो बंदोबस्ती रद्द हो सकती है। साफ है, कानून का मकसद है कि जमीन का इस्तेमाल हो, वो बेकार ना पड़ी रहे। अब एक और कमाल की बात देखिए, ये कानून सिर्फ खेती की जमीन की बात नहीं करता, ये उन चीजों का भी ध्यान रखता है जो पूरे गांव के लिए जरूरी हैं। जैसे मवेशियों को चराने की जगह, जलाने के लिए लकड़ी कहाँ से मिलेगी, शमशान या कब्रिस्तान के लिए आरक्षित जमीन, यहाँ तक कि तालाब बनाने और सिंचाई के लिए पानी के इस्तेमाल के अधिकार भी इसमें शामिल हैं। मतलब ये पूरे कम्युनिटी के बारे में सोचता है। और यही नहीं, ये कानून खास तौर पर आदिवासी समुदायों को भी सुरक्षा देता है। जैसे धारा 41 में साफ लिखा है कि जो पहाड़िया गांव हैं, वहां की जमीन किसी गैर पहाड़िया को बंदोबस्त नहीं की जा सकती। ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। आज हम संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के 2 बहुत ही जरूरी चैप्टर्स को समझने वाले हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि लगान यानी रेंट और जमीन के अधिग्रहण को लेकर क्या खास नियम बनाए गए हैं। असल में ये नियम ही जमींदारों और काश्तकारों के बीच के रिश्ते की बुनियाद को तय करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 5 से, जिसमें लगान से जुड़ी हर बात बताई गई है। अब इसे आसानी से समझने के लिए हम इन कानूनों को 3 बिल्कुल सीधे और जरूरी नियमों में बांट कर देखेंगे। पहला नियम ये तय करता है कि लगान चुकाने का तरीका क्या होगा, और ये तरीका एकदम साफ और पक्का है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, सेक्शन 43 बिल्कुल साफ कहता है कि लगान किसी सामान या फसल के रूप में नहीं दिया जा सकता। पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश में होगा ताकि लेन देन में कोई गड़बड़ी ना हो। इतना ही नहीं, सेक्शन 45 मनी ऑर्डर से पेमेंट करने का ऑप्शन भी देता है। दूसरा नियम एक बहुत ही अहम चीज पर जोर देता है, पेमेंट का पक्का सबूत, यानी एक कागजी रिकॉर्ड होना ही चाहिए। असल में ये पूरा कानून रसीद के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये काश्तकारों को हर पेमेंट के लिए रसीद पाने का कानूनी हक देता है, और भूस्वामियों पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वो रसीद दें और उसका पूरा रिकॉर्ड भी मेंटेन करें। ऐसा इसलिए ताकि भविष्य में किसी भी तरह का कोई विवाद ही ना हो। और जो तीसरा नियम है वो काश्तकारों को शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है।
इसमें कुछ खास सुरक्षा उपाय हैं ताकि उनके साथ पूरी तरह से इंसाफ हो सके। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात सेक्शन 52 में है। ये कानून कहता है कि किसी भी बकाया लगान पर जो ब्याज लगेगा वो सिर्फ 6.5% यानी 6.25% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये काश्तकारों को भारी भरकम कर्ज के बोझ से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ब्याज दर पर रोक लगाने के अलावा ये एक्ट मुश्किल हालातों में जैसे बाढ़ या अकाल के वक्त लगान कम करने का भी प्रावधान देता है। साथ ही मनमाने ढंग से लगान बढ़ाने पर भी सख्त पाबंदी लगाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर। ये चैप्टर है तो बहुत छोटा, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये उस अकेले तरीके के बारे में बताता है जिससे कोई भूस्वामी यानी लैंडलॉर्ड किसी काश्तकार की ज़मीन का अधिग्रहण कर सकता है। सेक्शन 53 में इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक पूरी तरह से औपचारिक प्रक्रिया है जिसकी अपनी सख्त शर्तें हैं। ये पूरी कानूनी प्रक्रिया 3 स्टेप्स में होती है। पहला, जमीन किसी सार्वजनिक, धार्मिक या शैक्षिक काम के लिए ही चाहिए। दूसरा, इसकी पहल भूस्वामी की तरफ से होनी चाहिए। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये कि डिप्टी कमिश्नर की साफ इजाजत के बिना ये अधिग्रहण हो ही नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। तो हमने लगान और अधिग्रहण के नियम तो देख लिए। अब जरा एक कदम पीछे हटकर समझते हैं कि इन सब नियमों का असल में मतलब क्या है, इनकी बड़ी तस्वीर क्या है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कानून एक बहुत ही बैलेंस सिस्टम बनाता है। एक ऐसा सिस्टम जो साफ सुथरे नियमों, पक्के सबूतों और काश्तकारों की सुरक्षा की नींव पर खड़ा है। ये सब कुछ हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, दशकों पहले बना ये कानून आज भी इतना जरूरी क्यों है? इसका लगातार प्रासंगिक बने रहना आज के दौर में जमीन के अधिकारों और काश्तकारों की सुरक्षा के बारे में हमें क्या सिखाता है? आज हम 1949 के संथाल परगना काश्तकारी एक्ट यानी SPT एक्ट के चैप्टर 7 को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये जो न्यायिक प्रक्रिया है, ये सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इसे एक कानूनी सफर की तरह एक एक कदम करके बिल्कुल आसान बना देंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भाई SPT एक्ट के तहत कोई भी कानूनी मामला आखिर सिस्टम में आगे बढ़ता कैसे है। आज हम इसी पूरी यात्रा को मिलकर समझने वाले हैं। तो देखिए, हमने इस पूरे सफर को समझने के लिए 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस प्रक्रिया की नींव क्या है। फिर हम अपील की सीढ़ी पर चढ़ेंगे, मतलब अपील का प्रोसेस समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो फैसले लिए गए हैं उनकी जांच पड़ताल कैसे होती है। और आखिर में हम बात करेंगे अंतिम चरण और अधिकार क्षेत्र की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। तो भाई, किसी भी कानूनी यात्रा की एक शुरुआत तो होती ही है ना? तो ये पहला भाग उसी शुरुआती बिंदु के बारे में है, मतलब कि पूरी प्रक्रिया की नींव कहां से रखी जाती है। अच्छा, तो इस पूरे खेल का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है धारा 54। ये धारा बिल्कुल साफ साफ कहती है कि इस कानून के तहत जो भी कार्रवाई होगी उसे इसी एक्ट में दिए गए नियमों का पालन करना ही होगा। कोई भी इससे इधर उधर नहीं हो सकता। समझ लीजिए, ये इस पूरी प्रक्रिया की गाइड बुक है, इसका संविधान है। तो सवाल ये है कि मामला शुरू कैसे होता है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है आवेदनों से, मतलब एप्लीकेशन से। जैसे कि धारा 55 के तहत किसी चीज में सुधार के लिए आवेदन दिया जा सकता है, या फिर धारा 56 के तहत किसी को बेदखल करने के लिए आवेदन। बस यहीं से कानूनी कार्रवाई का पहिरा घूमना शुरू हो जाता है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये एक तरह से पूरे सफर का रोड मैप है। सबसे पहला कदम है आवेदन देना। अगर कोई फैसले से खुश नहीं है तो दूसरा कदम आता है अपील का। इसके बाद अगर फैसले में कोई गलती लगती है तो उसकी जांच के लिए पुनरीक्षण या समीक्षा का तीसरा कदम है। और सबसे आखिर में चौथे कदम में जो फाइनल ऑर्डर होता है उसे लागू किया जाता है। तो चलिए अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, जिसे हम बड़े मजेदार तरीके से अपील की सीढ़ी कह सकते हैं। ये वो तरीका है जिससे किसी भी फैसले को चुनौती दी जाती है। तो ये अपील होती क्या भला है? अरे बहुत सिंपल है। मान लीजिए किसी निचले अधिकारी ने कोई फैसला सुनाया और कोई उससे सहमत नहीं है, तो वो एक ऊंचे अधिकारी के पास जाकर गुजारिश करता है कि प्लीज इस फैसले को दोबारा देखिए और इसे बदल दीजिए। बस इसी औपचारिक अनुरोध को अपील कहते हैं। ये इंसाफ पाने का एक और मौका होता है। तो इस अपील वाली सीढ़ी का जो पहला डंडा है वो है धारा 57। इसके मुताबिक अगर उपायुक्त मतलब डेप्यूटी कमिश्नर कोई फैसला देते हैं और कोई उससे नाखुश है तो वो उनके ऊपर के अधिकारी यानी आयुक्त या कमिश्नर के पास अपील कर सकता है।
लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात है। धारा 58 के हिसाब से अपील करने के लिए एक तय समय सीमा होती है। ऐसा नहीं है कि जब मन किया तब अपील कर दी। अगर उस समय के अंदर अपील नहीं की तो फिर मौका हाथ से निकल जाता है। तो टाइमिंग यहां बहुत जरूरी है। और मजे की बात यह है कि कहानी यहां खत्म नहीं होती। धारा 59 में यह भी बताया गया है कि कुछ खास मामलों में दूसरी अपील भी की जा सकती है। ये उस न्याय की सीढ़ी पर एक और ऊंचा कदम चढ़ने जैसा है। अब हम पहुंच गए हैं तीसरे चरण पर, यानी फैसले की जांच पड़ताल। ये एक तरह का डबल चेकिंग सिस्टम है ताकि ये पक्का हो सके कि फैसले में कोई गलती तो नहीं रह गई है। तो इस स्टेज पर जो सबसे बड़े सवाल पूछे जाते हैं वो ये हैं कि क्या जो फैसला लिया गया है वो कानून के हिसाब से सही है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। बस इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए रिवीजन और रिव्यू जैसे तरीके बनाए गए हैं। अब यहां दो शब्द हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, रिवीजन और रिव्यू। चलिए इनका फर्क एकदम आसान भाषा में समझते हैं। धारा 60 के तहत रिवीजन में एक बड़ा अधिकारी अपने से छोटे अधिकारी के फैसले में कानूनी गलतियों को जांचता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई सुपरवाइजर अपने जूनियर का काम चेक करता है। वहीं धारा 61 के तहत रिव्यू में जिस अधिकारी ने फैसला दिया है वो खुद ही अपने आदेश को दोबारा देखकर अपनी ही गलती या भूल को सुधारता है, जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट लिखने के बाद खुद ही उसकी गलतियां ठीक करते हैं। और लीजिए, हम आ गए अपने कानूनी सफर के आखिरी पड़ाव पर। यहां हम जानेंगे कि जब फाइनल फैसला आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है और ये फैसला करने का हक आखिर है किसके पास। तो जब सारी अपीलें और जांच पड़ताल हो जाती है तब आता है आखिरी और सबसे अहम कदम, आदेश को लागू करना। धारा 62 इसी बारे में है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी फैसला कागज पर लिखा गया है उसे असल में जमीन पर उतारा जाए। फैसले को हकीकत में बदलना ही एग्जीक्यूशन है। और हां, एक और बहुत ही जरूरी बात कि ये सारे मामले सुनेगा कौन, किसकी अदालत में ये केस चलेंगे। तो धारा 63 ये बिल्कुल साफ कर देती है कि एसपीटी एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राजस्व न्यायालयों यानी रेवेन्यू कोर्ट्स को है। जो हमारी आम सिविल कोर्ट्स होती हैं उनका इन मामलों में कोई लेना देना नहीं होता। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। पहली बात, ये पूरी प्रक्रिया एक तय ढांचे में और साफ सुथरे नियमों के साथ चलती है। दूसरी बात, अपील की सीढ़ी का सिस्टम है जो फैसलों को चुनौती देने का मौका देता है। तीसरी बात, अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने के लिए रिवीजन और रिव्यू जैसे टूल भी मौजूद हैं। और चौथी और आखिरी बात, इन मामलों के लिए खास तौर पर राजस्व न्यायालयों को ही अधिकार दिया गया है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि ये जो पूरी कानूनी यात्रा है जिसमें इतने सारे नियम कानून हैं, ये साफ नियमों की जरूरत और इंसाफ की तलाश के बीच एक संतुलन कैसे बनाती हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। कभी सोचा है कि न्याय का भी एक काउंटडाउन होता है? जी हां। तो चलिए आज बात करते हैं कानून के एक ऐसे पहलू की जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। यह है कानूनी समय सीमा। हम खास तौर पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी एसपीटी एक्ट की धारा 64, 65 और 66 को समझने की कोशिश करेंगे। आइए इस कानूनी घड़ी के पीछे का राज जानते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि हमारे कानूनी अधिकारों की भी जैसे किसी चीज की एक्सपायरी डेट होती है वैसी कोई अंतिम तिथि हो सकती है। लेकिन देखिए, कानून की दुनिया में घड़ी की टिक टिक बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर सही समय पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो सबसे मजबूत कानूनी दावा भी रेत की तरह हाथों से फिसल सकता है। अच्छा, तो इसी कॉन्सेप्ट को कानूनी भाषा में कहते हैं परिसीमा या लिमिटेशन। ये समझिए कि वो अदृश्य रेखा है जो कानून खींचता है ये बताने के लिए कि किसी भी कार्रवाई को शुरू करने का सही समय कब तक है। जरा सोचकर देखिए, अगर ये नियम ना हो तो क्या होगा? कोई भी केस दशकों तक सालों साल लटका रह सकता था। बस परिसीमा का नियम इसी अनिश्चितता को खत्म करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं धारा 64 को। ये धारा सीधे सीधे अपील और आवेदनों की डेडलाइन से जुड़ी हुई है। देखिए, इसका नियम बिल्कुल सीधा और साफ है। अगर कोई कानूनी फैसला किसी को मंजूर नहीं है तो वो हमेशा के लिए इंतजार नहीं कर सकता। कानून अपील करने के लिए एक तय मोहलत देता है। ये एक तरह से एक्शन विंडो है, और अगर ये विंडो बंद हो गई तो समझिए कि मौका हाथ से निकल गया। अब जरा इस पूरी प्रक्रिया को देखिए। मान लीजिए कोई फैसला आता है, एक पार्टी उससे खुश नहीं है और वो अपील करना चाहती है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे जरूरी कदम है वो क्या है? वो है कैलेंडर पर नजर डालना।
तुरंत ये पता करना होगा कि अपील की डेडलाइन क्या है, क्योंकि अगर वो तारीख निकल गई तो फिर अपील का दरवाजा बंद हो सकता है। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि क्या होगा अगर किसी मामले में कोई खास टाइम लिमिट दी ही ना गई हो? क्या तब वो मामला हमेशा के लिए खुला रहेगा? नहीं, यहीं पर आती है धारा 65, जो एक मास्टर रूल की तरह काम करती है। धारा 65 को आप एक कानूनी सेफ्टी नेट की तरह समझ सकते हैं। ये पक्का करती है कि कोई भी मामला किसी कानूनी कमी की वजह से हमेशा के लिए बीच में ना लटका रहे। अगर किसी कार्रवाई के लिए कोई खास समय नहीं बताया गया है तो ये धारा आगे आकर एक डिफ़ॉल्ट डेडलाइन लगा देती है। और वो डिफ़ॉल्ट समय सीमा है क्या? वो है 1 साल। ये कानून का स्टैंडर्ड जवाब है। अगर कहीं कोई समय नहीं लिखा है तो ये मानकर चलना चाहिए कि कार्रवाई करने के लिए पूरा 1 साल का वक्त है। इससे पूरी प्रक्रिया में एक तरह की स्पष्टता बनी रहती है। अब आते हैं हम अपनी तीसरी और आखिरी जरूरी धारा पर, धारा 66। ये जुड़ी है बेदखली के मामलों से, यानी किसी को जमीन से हटाने या एविक्शन के मामलों से जुड़ी समय सीमा के बारे में। देखिए, किसी को उसकी जमीन से बेदखल करना एक बहुत ही गंभीर मामला है। क्यों? क्योंकि ये किसी के घर, किसी की रोजी रोटी से जुड़ा होता है। इसीलिए कानून इस मामले में कोई ढील नहीं देता। धारा 66 खास तौर पर इसी के लिए बनाई गई है ताकि गैर कानूनी कब्जे को हटाने की कार्रवाई भी समय के दायरे में रहकर ही की जाए। इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम देखें तो बात एकदम साफ हो जाती है। अगर किसी की जमीन पर कोई गैर कानूनी कब्जा कर लेता है तो जो असली मालिक है उसे इंसाफ के लिए फौरन एक्शन लेना होगा। कानून उसे एक निश्चित समय देता है। अगर वो समय बीत गया तो जमीन वापस पाने का उसका कानूनी हक बहुत ज्यादा कमजोर पड़ सकता है। तो हमने ये 3 अलग अलग नियम देख लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। धारा 64 ये है आवेदन और अपील के लिए, जिसका समय पहले से तय होता है। फिर आती है धारा 65, ये एक जनरल रूल है। अगर कोई टाइम नहीं दिया तो 1 साल। और आखिर में धारा 66, ये खास तौर पर बेदखली के मामलों के लिए है, जिसकी समय सीमा भी कानून में निर्धारित होती है। सिंपल। ठीक है, हमने नियमों को तो समझ लिया, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये टाइम लिमिट्स इतनी जरूरी हैं क्यों? ये हमारे न्याय के सिस्टम के लिए क्या मायने रखती है? असल में परिसीमा के ये कानून हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। ये एक तरह की निश्चितता लाते हैं। ये कभी ना खत्म होने वाले मुकदमों पर रोक लगाते हैं। ये इस बात को भी समझते हैं कि वक्त के साथ सबूत और यादें दोनों ही धुंधले पड़ जाते हैं। और सबसे बढ़कर ये सबको याद दिलाते हैं कि अपने हक के लिए सजग रहना और समय पर आवाज उठाना कितना जरूरी है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर सही समय पर एक्शन नहीं लिया तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? जवाब बिल्कुल सीधा है, इंसाफ पाने का मौका हाथ से जा सकता है। कानून में एक कहावत है, कानून जागने वालों की मदद करता है, सोने वालों की नहीं। और ये तीनों धाराएं हमें यही सबसे जरूरी सबक सिखाती हैं कि वक्त ही इंसाफ की चाबी है। देखिए, जब भी हम किसी कानून के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हमारा सारा ध्यान उसके बड़े बड़े मुख्य नियमों पर ही रहता है। लेकिन आज की इस बातचीत में हम जरा पर्दे के पीछे झांकेंगे। हम संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी एसपीटी एक्ट के एक ऐसे हिस्से को समझेंगे जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो है अध्याय 9 यानी इसके विविध प्रावधान। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब किसी कानून की मेन धाराएं लिख दी जाती हैं तो क्या कहानी बस वहीं खत्म हो जाती है? मतलब क्या सिर्फ नियम बना देना काफी होता है? नहीं, असल में असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। किसी भी कानून को सिर्फ कागज से निकालकर हकीकत में लाने के लिए ना एक पूरे सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर आता है एसपीटी अधिनियम का अध्याय 9। इसमें धारा 67 से 72 तक शामिल हैं। और ये आप समझ लीजिए कि इस पूरे कानून का इंजन रूम है। ये बस कुछ बचे खुचे नियम नहीं है, बल्कि ये वो मशीनरी है जो पूरे अधिनियम को चलाती है। जरा सोचिए, अगर किसी गाड़ी में इंजन ही ना हो तो वो चलेगी कैसे? ठीक वैसे ही इन प्रावधानों के बिना एसपीटी अधिनियम के जो बड़े बड़े नियम हैं वो सिर्फ एक सुझाव बनकर रह जाते। ये धाराएं ही तो हैं जो उन्हें लागू करने की, संवाद स्थापित करने की और हां, समय के साथ बदलने की ताकत देती हैं। अच्छा, तो अब आते हैं पहली और सबसे बड़ी समस्या पर। क्या होगा अगर कोई कानून को मानने से ही मना कर दे? अगर कोई नियमों को तोड़ दे तो? बस यहीं पर अध्याय 9 की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति सामने आती है। तो समझते हैं धारा 67 को।
ये बहुत सीधी और साफ बात कहती है। अगर कोई भी इस अधिनियम के किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो उसके लिए सजा होगी। यही वो धारा है जो कानून को कह सकते हैं कि दांत देती है। ये पक्का करती है कि नियमों का पालन ना करने के गंभीर नतीजे होंगे। और देखिए, यही तो सबसे जरूरी बात है। दंड का ये प्रावधान ही है जो नियमों के एक समूह को सिर्फ एक सलाह से उठाकर एक बाध्यकारी, मतलब एक बाइंडिंग लीगल इंस्ट्रूमेंट में बदल देता है। इसके बिना कोई भी कानून का पालन करने के लिए मजबूर नहीं होगा। अच्छा, अगली चुनौती है कम्युनिकेशन की, यानी संवाद की। कानूनी मामलों में ये पक्का करना बहुत जरूरी होता है कि हर सूचना या नोटिस आधिकारिक तौर पर सही इंसान तक पहुंचे और इसका एक रिकॉर्ड भी हो। यहां किसी भी तरह की गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। यहीं पर काम आती है धारा 68, यानी सेवा की तामील, या जिसे अंग्रेजी में सर्विस ऑफ नोटिस कहते हैं। ये एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसके तहत कानूनी दस्तावेज दिए जाते हैं। इसका सीधा सा मकसद ये पक्का करना है कि बाद में कोई ये ना कह सके कि भाई मुझे तो पता ही नहीं चला। ये हर बातचीत का एक पक्का औपचारिक रिकॉर्ड बनाती है। इस प्रोसेस को समझना ना बहुत आसान है। सबसे पहले अधिकारी समस्या को पहचानते हैं, फिर एक फॉर्मल नोटिस तैयार किया जाता है और आखिर में इसे एक ऑफिशियल तरीके से उस व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है और इसका एक रिकॉर्ड रख लिया जाता है। इससे सब कुछ साफ रहता है और जवाबदेही बनी रहती है। तो अब आते हैं उन धाराओं पर जिन्हें हम सरकार का पावर टूलकिट कह सकते हैं। ये असल में वो औजार हैं जिनका इस्तेमाल सरकार इस कानून को असरदार तरीके से मैनेज करने और लागू करने के लिए करती है। चलिए देखते हैं कि इस टूलकिट में कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो इस टूल किट में ना कुल 4 मुख्य शक्तियां हैं। ये चारों मिलकर सरकार को इस अधिनियम को जमीनी स्तर पर चलाने और आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। चलिए इस टूलकिट को एक एक करके खोलते हैं। धारा 69 ये सरकार को वो सभी अधिकार इस्तेमाल करने की शक्ति देती हैं जो इस एक्ट में दिए गए हैं। फिर है धारा 70, ये सरकार को जरूरत पड़ने पर नए नियम बनाने का अधिकार देती है। मान लीजिए जैसे समय के साथ कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे जुड़े नियम बनाने की जरूरत पड़ सकती है ताकि कानून पुराना ना पड़ जाए। धारा 71 ये पक्का करती है कि कानून के प्रावधान असरदार हों। और सबसे दिलचस्प है धारा 72 जो सरकार को कानून लागू करने में आने वाली किसी भी अनसोची मुश्किल को दूर करने की शक्ति देती है। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है अगर कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसके बारे में कानून बनाते वक्त सोचा ही नहीं गया था। तो ठीक है, हमने ये सारी धाराएं अलग अलग तो देख लीं, लेकिन सवाल यह है कि ये सब मिलकर इतने जरूरी क्यों हैं? इन छोटी छोटी लगने वाली धाराओं का असली महत्व आखिर है क्या? जरा इस तुलना को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। इन शक्तियों के बिना एसपीटी अधिनियम एक दंतहीन और अनम्य दस्तावेज होता, मतलब बस कागज पर लिखे कुछ नियम। लेकिन इन शक्तियों के साथ ये एक लागू करने योग्य और जरूरत के हिसाब से बदलने वाला कानून बन जाता है। ये एक स्थिर दस्तावेज से एक जीवंत साधन में बदल जाता है जिसका जमीन पर इस्तेमाल संभव है। तो कुल मिला के बात यह है कि अध्याय 9 के ये प्रावधान ही एसपीटी अधिनियम की रीढ़ की हड्डी हैं। यही वो सिस्टम है जो इस कानून को किताबों के पन्नों से निकालकर जमीनी हकीकत में बदलता है, इसे असली ताकत देता है और इसे एक उद्देश्य देता है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। किसी भी कानून की असली ताकत आखिर किस में होती है? क्या उसके लिखे हुए नियमों में, या फिर उन शक्तियों में जो उन नियमों को लागू करने, बदलने और जिंदा रखने की क्षमता रखती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।